नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। सबसे पहले खबर देहरादून से। देहरादून में सुबह से ही दशहरे की धूम आ रही है। परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और ऐसे में सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी है और आज देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है। जगह जगह रावण के पुतले जलाने की तैयारी भी की जा रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने भी पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी 5:30 का समय जब सीएम धामी परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। तो इस बात की जानकारी आपको दे दें कि दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड की है, जहां पर रावण का पुतला फिलहाल तैयार है और आज शाम रावण दहन किया जाएगा। यानी हर बार दशहरे के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के तौर पर रावण दहन किया जाता है और साथ ही साथ परेड ग्राउंड में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम दशहरे के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां शामिल होंगे। तो देखिए, दशहरा के पर्व के अवसर पर देहरादून में परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल होंगे। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो पिछली बार परेड ग्राउंड में 131 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया गया था। दशहरा कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरीश डोरा ने इस बात की जानकारी साझा की और इस बार 65 फीट ऊंचा रावण तैयार किया गया है। परेड ग्राउंड में रावण दहन के साथ लंका दहन भी किया जाएगा। तो इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि शाम 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब मुख्य अतिथि के तौर पर यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इसके बाद से रावण दहन और लंका दहन की जो व्यवस्था की गई है, ऐसे में उसकी शुरुआत होगी। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के तौर पर दशहरा को हर साल मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम और रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, 4 धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर बंद होंगे कपाट। तो केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री और बद्रीनाथ के कपाट 12 अक्टूबर से बंद कर दिए जाएंगे, यानी कल से। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जो 4 धाम की यात्रा पर लोग जाना चाह रहे हैं, अब उनके लिए यह खबर हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि 4 धाम के कपाट बहुत जल्द ही बंद होने वाले हैं। इसकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। गंगोत्री धाम का जिक्र करें तो गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर बंद होंगे कपाट। वहीं केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री और बद्रीनाथ के कपाट 12 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। तो हर साल केदारनाथ और जो तमाम प्रमुख 4 धाम हैं हिंदू धर्म में, ऐसे में शीतकाल के समय में ये चारों धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और शीतकाल बीतने के बाद दोबारा से कपाट खुलते हैं और फिर श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए पहुंच पाते हैं। तो फिलहाल तारीखों की घोषणा इस बार कर दी गई है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी होती है, रास्ते ढक जाते हैं, संकरे रास्ते होते हैं, तो ऐसे में ये कदम उठाया जाता है। हर बार शीतकालीन के अवसर पर कपाट बंद होते हैं 4 धाम के और फिर जब बर्फ पड़नी बंद होती है या बेहद कम हो जाती है, तब दोबारा से कपाटों को खोला जाता है। तो केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे, जबकि गंगोत्री धाम और साथ ही तमाम धामों को लेकर के जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि विंटर्स के दौरान में
2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर कपाट बंद होंगे और वहीं केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर से बंद होने जा रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ के 12 अक्टूबर यानी कल से बंद हो जाएंगे। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये चारों धाम के कपाट बहुत जल्द बंद होने वाले हैं। इसकी घोषणा तारीखों की कर दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, 4 धाम की यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन धामों के लिए आप वो यात्रा अगले वर्ष ही कर पाएंगे, क्योंकि शीतकालीन के लिए तो अब कपाट बंद होने वाले हैं। तैयारियां कैसी है कपाट बंद होने के पहले? बिल्कुल, जिस तरीके से दशहरा पर्व पे धामों के जो कपाट है उनके बंद होने की तारीखों का ऐलान होता है, तो आज वही विधि विधान के सभी जो 4 धाम है उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप अगर बात करें गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम की, तो गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम 2 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, उनके कपाट बंद कर दिए जाएंगे और 3 नवंबर केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो वो चूंकि दीपावली के दूसरे दिन की कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो लगातार है और दीपावली के हर दिन ये कपाट बंद होते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ हो, चाहे वो यमुनोत्री और गंगोत्री हो। तो चारों धामों के ऐलान हो चुका है और 1 नवंबर को दीपावली है, तो इसी वजह से अन्नकूट वाले 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ कपाट हो गया और 3 नवंबर को आपके केदारनाथ और इन दोनों गंगोत्री को कपाट बंद होंगे। 2 और 3 नवंबर को कपाट बंद होने हैं, क्योंकि हर साल की ये प्रक्रिया है। 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं। उसके बाद जो डोली है, केदारनाथ की जो डोली है वो मठ आती है और बद्री विशाल की जो डोली है वो जोशी मठ। तो ये शीतकाल के कपाट बंद हो जाएंगे। अब अगले साल ये कपाट खुलेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अनुज ये भी खबर हम हर साल सुनते हैं कि जब भी शीतकालीन के समय पर 4 धामों की जो कपाट बंद होते हैं, ऐसे में देवी देवताओं की डोली भी यहाँ से शिफ्ट की जाती है। उसकी प्रक्रिया की शुरुआत कब से होगी? बिल्कुल, तो करवा चौथ वाले दिन से जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है और इस समय वहां से जो है इसकी शुरुआत कर दी जाती है। जो वहाँ के पंडा पुरोहित है, जो पुजारी है, जो रावल है, वो वहाँ पे जो है पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं और धीमे धीमे करके जब दीपावली को दूसरे दिन इस कपाट अर्चना करके उन कपाटों को जाता है। उसके बाद केदारनाथ की जो कीमत आती है और अपने मंदिर में उनके मठ में, क्योंकि बाबा जो है 6 महीने उसके मठ में रहते हैं ओंकारेश्वर और 6 महीने जो है केदारनाथ, तो उनकी डोली यहाँ पे आती है। और तो बद्री विशाल के कपाट जब बंद उसके बाद बद्री विशाल ऋषि मठ आए जाते हैं, नरसिंह मंदिर रखा जाता है। तो सड़क लगातार चलती रहती है और जो तीर्थ है वो विधि विधान से इस पूजा अर्चना करते हैं और जो कपाट बंद होते हैं। जी ठीक है अनुज, चले बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 धाम के कपाट देखिए अब बंद होने की तारीखों के ऐलान कर दी गई है, यानी कि इससे पहले जो तमाम तैयारियां आप देखते हैं, क्योंकि कई जगहों से आपने देखा होगा कि केदारनाथ के भी जो दर्शन करना चाहते हैं यहाँ से भी इस दौरान लोगों से अपील की जाती है कि अब अगले साल जब दोबारा कपाट खुलेंगे तभी आप यहाँ पर आ पाएंगे और 4 धाम शीतकालीन के समय पर बंद कर दिए जाते हैं। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। राजकीय आश्रम विद्यालय और छात्रावास का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने 150 छात्रों से बातचीत की और कर्मेंद्र सिंह ने विद्यालय में व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली इस दौरान। तो ये जानकारी आपको दे दें कि ये पूरा मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां जिला अधिकारी की ओर से निरीक्षण किया गया था और जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने लाल ढांग क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के वार्डन योगेश्वर सिंह से बातचीत भी की और वहां पढ़ रहे 150 छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली गई। इसके अलावा इन्होंने छात्रावास में
मलखम का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों से मुलाकात भी की और उनके प्रदर्शन की सराहना भी की गई है। प्रभारी अधीक्षक और वार्डन गरिमा मिश्रा के साथ उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण करते हुए छात्रों से शिक्षण कार्यों और खेल गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। जिला अधिकारी ने बच्चों से भजन और लोकगीत भी सुने। फिलहाल देखिए, जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। हरिद्वार में ये स्कूल स्थित है सुभाष चंद्र बोस के नाम से, और ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा को लेकर ये बताया जा रहा है नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे, तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। तो फिलहाल हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां एक और जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है जब सीएम पद के तौर पर उमर अब्दुल्ला वहां शपथ ग्रहण समारोह उनका होगा और सीएम पद की कमान संभालेंगे। तो दूसरी ओर हरियाणा से खबर है 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए एक बार फिर से सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, और ऐसे में पीएम मोदी भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी संभावनाएं हैं। पूरी तरीके से क्या ये स्पष्ट हो पाया है पीएम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? कार्यक्रम 17 का ही है या कब की तारीख रहेगी? देखिए, अभी जो सूत्र है बता रहे हैं कि 17 तारीख को पंचकुला सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में नवनियुक्त मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। फिलहाल अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में वो तैनात हैं, लेकिन 17 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए जो अभी सूत्र बता रहे हैं सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री सभी को आमंत्रित किया गया है। सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी, ये तमाम ऐसे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है पीयूष, सवाल एक ये भी है कि नायब सिंह सैनी का नाम जो चुना गया है सीएम के तौर पर, ऐसे में मनोहर लाल ने भी इस पर कहा था कि मीटिंग होगी, यहाँ तक हमने अनिल विज को भी सुना था। इस बीच लॉटरी में आपके पास पीयूष मनोहर लाल क्या कुछ करे वो भी सुना देते। केवल एक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी नेता इसी प्रकार से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की फेवर करता है। सर सभापना में लिखा है सरकार को जिस तरह का मैंडेट मिला है, क्या कैबिनेट का स्वरूप इस बार बदला हुआ नजर आएगा? मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो करेंगे। सर सामने में लिखा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस, इसीलिए नतीजे ऐसे आए। क्या दोबारा से एक बार फूट पड़ती दिखाई दे रही गठबंधन में? उनका गठबंधन है ही कहाँ? फूट तो तब बढ़े ना जब कोई गठबंधन हो। आखिर उसी गठबंधन में वो एक दूसरे का सहयोग मांगते हुए और अलायंस करते हुए नजर आए। वहीं फिर एक दूसरे ने नकारा और पार्टियों ने ये भी नारा दिया कि उनकी जो सहयोगी पार्टियां और जो जिसके साथ गठबंधन करने की बात वो करते रहे कि भी सनम डूबेंगे, खुद अकेले डूबेंगे, तुम्हारे साथ क्यों डूबेंगे? कांग्रेस कहती है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो वो ना साथ आगे चलने में साथी हैं ना डूबने में साथी हैं। डूबेंगे भी अलग अलग, साथ चलेंगे तब भी अलग अलग रहेंगे, साथ चलने वाली स्थिति नहीं है।
तो पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, सवाल यही था कि नायब सिंह सैनी का नाम जो सीएम पद के लिए एक बार फिर से तय किया गया, बीजेपी ने क्या सोच समझ करके ये रणनीति तैयार की है, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इशारा था दबी आवाज में, जिस तरह मनोहर लाल ये कह रहे थे कि सीएम पद को लेकर के विचार विमर्श होगा, फिर हम फैसला सुनाएंगे। उसके बाद अनिल विज भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे कि अगली मुलाकात आपसे हमारी सीएम हाउस में ही होगी अगर हाईकमान ने चाहा, लेकिन नायब सिंह सैनी का नाम ही एक बार फिर से सामने आया है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि नायब सिंह सैनी का नाम जो है वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे मुख्यमंत्री शेष होंगे। तो जाहिर सी बात है, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जो मुख्यमंत्री शेष है, उसके नाम पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, दो नीतियां रही हैं अभी तक, प्रत्याशी चयन से लेकर और मुख्यमंत्री चयन तक, वो पूरी उस कार्यनीति का, उस शैली का पूरा पालन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक जाएंगे और विधायक दल की तरफ से ही नाम का प्रस्ताव आएगा। ठीक है पीयूष, साथ ही साथ देखिए अब क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसके बाद से अब अगला कदम बीजेपी की ओर से क्या कुछ रहेगा, कैसी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भी सवाल एक बना हुआ था बीजेपी के लिए, तो कितनी चुनौतियां मान सकते हैं इस सरकार के लिए इस बार? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है तीसरी बार सरकार बनाना। भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से पार पा चुकी है, वो तीसरी बार सत्ता में है, और अब जब सत्ता में तीसरी बार है तो कोई भी सवाल और कोई भी सवाल के जवाब देने का कोई औचित्य नहीं लगाता है। अब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 5 सालों के लिए जिस ओसी कम्बेंसी के जरिए और जिस कैलकुलेशन से वो सत्ता के पीर पे पहुंची है, उसको बनाए रखना यह समस्या है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो मंत्रिमंडल का गठन करेगी, उस मंत्रिमंडल के गठन में ये चीजें साफ नजर आती हुई दिखाई भी देंगी। ठीक है पीयूष, एक और सवाल ये भी है कि कांग्रेस दूसरी तरफ चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है 20 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के अनियमितताएं बनी थी, इस पर फैसला लिया जाए, तो क्या ये चुनौती बन सकती है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी, धांधली या किसी इस तरह की सूचनाएं वोटिंग के दौरान नहीं देखने को मिली और न ही काउंटिंग के दौरान इस तरह की आई। तो काउंटिंग खत्म होने के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी पार्टी या पक्षकार जाकर अपनी बात तो रखता है तो उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो चीजें होंगी वो सामने होंगी। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। ठीक है पीयूष, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर रुड़की से है। रुड़की में सीएफओ ने फायर कर दिया स्टेशन का निरीक्षण, और सीएफओ ने दमकल कर्मियों से जानकारी भी ली है। दशहरे को लेकर के अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखा व्यापारियों से भी बातचीत इस दौरान की गई है। मुख्य अग्नि अधिकारी यानी सीएफओ ने रुड़की फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां मिलने पर फायरमेन्स को जमकर क्लास भी लगाई गई है, यानी उनसे भी पूछताछ उन्होंने की है कि आखिर किस तरीके से अलर्ट पर वो रहते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उनकी तैयारियां क्या कुछ है। इस वक्त दशहरा त्योहार को लेकर के सभी को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही फायर इक्विपमेंट और साथ ही दुरुस्त रखने के लिए भी ये निर्देश जारी किया गया है, ताकि कोई भी घटना के दौरान समय रहते ही मौके पर पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन को लेकर जिले के शहर और देहात क्षेत्रों के सभी पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। वहीं संवेदनशील फैक्ट्री और फैक्ट्री में कर्मचारी जो होते हैं उनसे भी बातचीत करते हुए उनसे भी अपील की गई है कि अगर कहीं कोई ऐसी जानकारी उन्हें मिलती है तो तुरंत सूचित किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई बड़ी घटना ना घटने पाए, समय रहते वहां पर पहुंचा जा सके। और इसी को लेकर के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, हमने जितने भी संवेदनशील स्थल हैं, चाहे बाज़ार हो, चाहे पटाखा मार्केट हो, चाहे हमारी फैक्ट्रियां हों, हमने सभी के साथ एक विशेष बैठक की है, चल रही है लगातार। पटाखे वालों के साथ और मार्केट वालों के साथ हमारी हो चुकी है, और जो भी संवेदनशील स्थल हमें लगते हैं सभी के साथ बैठक की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि दिवाली के मद्देनज़र आपको कैसे और चीज़ें सुधारनी है, जो आपके यहाँ इक्विपमेंट है उनको कैसे आपको हेल्दी कंडीशन में रखना है, उनका चलाने का तरीका और सब चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं लगातार।
देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया। मामले में 2 तस्करों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। देहरादून पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिली थी। इसके बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनके साथ जब पूछताछ की, उनसे पूछताछ में इस बात का पता चला। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पूछताछ में ये पता चला कि ये लड़कियां अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची हुई थी, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें नौकरी दिलाने के बहाने से अभियुक्तों के साथ देहरादून लाया गया और लड़कियों को संदेह होने पर वो मौके से भागकर पुलिस के पास पहुंच गई। क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया उसमें जो हमारी STU टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियाँ अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहाँ पर 2, और इसके बाद वहाँ पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको एक 2 और लोग थे उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूंकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने की या कहीं इनको बेचने की ऐसी बात पता चली, जिससे तो हरिद्वार में जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो गए। कैदियों के भागने से हड़कंप मच गया। आजीवन कारावास काट रहे थे दोनों कैदी। तो फिलहाल देखिए, दोनों कैदियों की तलाश में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी हुई है। हरिद्वार जिला कारागार में 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मच गया है और कैदी पंकज निवासी रुड़की और कैदी राजकुमार निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश का बताया गया। जेल से ये दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही इस बात की जानकारी भी दे दें कि कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहे थे, यानी इन दोनों पर हत्या का आरोप था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में रामलीला चल रही थी, साथ ही कुछ निर्माण भी कराया जा रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों कैदी जेल से भाग गए। फिलहाल जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पुलिस दोनों कैदियों की तलाश कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।